आज व्यू 360 में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान को तंबीह, दुनिया के सबसे बड़े सैनिटेशन प्रोग्राम का जायजा, हम लोग को खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, और अमरीकी सदर के जहाज का टूर। आज के व्यू 360 में और भी बहुत कुछ शामिल है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान सारा जमान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ ने अफगानिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात के अमल को सराहते हुए पाकिस्तान पर एक बार फिर जोर दिया है कि वो अपनी मगरबी सरहद को महफूज बनाए, वरना उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे साकिब उल इस्लाम के पास। साकिब, क्या है लेटेस्ट? जी सारा, अफगानिस्तान में हालिया इंतखाबात से कबल सूबे कंधार में तालिबान ने एक बड़ा हमला किया था, जिसमें सूबे के पुलिस और इंटेलिजेंस चीफ हलाक हो गए थे, जबकि इसी हमले में अमरीकी फ़ौज के एक जनरल भी ज़ख्मी हुए थे। और अफगानिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि इस हमले की मनसूबाबंदी करने वाले पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसी तनाजुर में सहाफ़ियों से बात करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना मुतवक्को किरदार अदा नहीं किया तो अमरीका पाकिस्तान से जवाब तलबी करेगा। Pakistan will be held to account if they don't achieve that, if they're not sincere. सब अफगानिस्तान में मफाहमत चाहते हैं और इसके उसूल के लिए जरूरी है कि तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और दीगर शिद्दत पसंद गिरोहों को पाकिस्तान में महफूज पनाह गाहें हासिल न हो। पाकिस्तानी हुकूमत हमारे मौक़िफ़ से आगाह है और हमारी हुकूमत ने भी पाकिस्तान को इस मकसद के हुसूल के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए इक़दामात किए हैं। हमें उम्मीद है कि वो गोल हासिल कर लेंगे जो हमने उन्हें दिया है। That they'll achieve the goal that we've set out for them. और इससे कबल अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ ही पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि वो कंधार हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के हवाले करे। पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को भी बुनियाद करार दिया है और पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के एक बयान के मुताबिक ऐसी कोई इंटेलिजेंस मालूमात शेयर नहीं की गई जो इस इल्ज़ाम को साबित करती हों। ऑलराइट, साकिब उल इस्लाम हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू साकिब फॉर द अपडेट्स। थैंक यू। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने कल खलीज के 6 मुल्की इत्तेहाद के साथ मिलकर, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, 9 अफराद के खिलाफ ताज़ीरात का ऐलान किया जो या तो तालिबान हैं या फिर उनके सहूलतकार। इनमें से 2 पाकिस्तानी और 5 अफगान तालिबान हैं, जबकि 2 का ताल्लुक ईरान की पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स से है। पाकिस्तानी शहरी अब्दुल अजीज का ताल्लुक तालिबान कोयटा शूरा से बताया जाता है, जबकि इब्राहिम पर तालिबान को तरबियत फराहम करने का इल्ज़ाम है। तो इस वक्त हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर से मुंसलिक तज्जियाकार माइकल कुगलमैन से, जो जनूबी एशियाई उमूर के माहिर हैं। माइकल, वेलकम टू व्यू 360. So there is continuous pressure on Pakistan to secure the border, but the question also is, how satisfactory a job are the Afghan government troops and the international forces doing of securing that border and the larger landmass that is Afghanistan? Well, this has been the big challenge of the last 17 years. The Taliban insurgency has been growing to the point that it is very much a national insurgency. It's not just a concern along the border with Pakistan, but the Taliban has extended its reach far beyond the south, where it's traditionally strong, and well to the west, and also the north. So the Americans and the Afghans have a lot of responsibilities on their hands to try to at least weaken the insurgency. So yes, trying to secure the border is part of the problem, but there's a much greater problem on their hands, and that is to try to weaken this insurgency that has now gotten so strong and so widespread. ऑलराइट, सो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान पर तो जिस तरह हमने बात की कि दबाव है, लेकिन उनका कहना है कि ये भी 17 सालों में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि अमरीकी और इंटरनेशनल फोर्सेस और ख़ुद जो अफगान फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान को किस हद तक सेफ और सिक्योर बना पा रही हैं, क्योंकि अब माइकल कुगलमैन ने जिस तरह निशानदेही की कि तालिबान जो है वो सिर्फ मुल्क के किसी 1 या 2 हिस्सों में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ही फैले हुए हैं। जो उनकी इंसर्जेंसी है वो एक नेशनल लेवल की एफर्ट बन चुकी है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि उनको किस तरह से कमज़ोर किया जाए कि जिस तरह के बड़े हमले हम देखते हैं वो ना हो पाए। Michael, yesterday we saw that there were sanctions imposed on 9 Taliban. The Taliban have rejected these sanctions as useless. The Afghans have actually welcomed them. What exactly is the efficacy of these kind of steps? Well, unfortunately, I agree with the Taliban. The sanctions will be useless in the sense that they will not really be able to weaken the insurgency or weaken the activities of the Taliban. The Taliban has many sources of income, particularly the drugs. The poppy harvests have broken new records in Afghanistan, and drugs alone help finance the insurgency. So perhaps placing sanctions on the Taliban makes a strong statement from the United States
but it doesn't really have any type of efficacy or any type of impact on the ground. The Taliban has plenty of ways to acquire money inside Afghanistan. But I do want to point out that since last year, the U.S. forces have also been attacking the drug labs that Taliban are running. So, and that was the first time in these 17 years that this started. But the Kugelman ka ye kehna hai कि जो sanctions कल अमेरिका ने लगाई अफगान तालिबान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबान पर, वो उस कितनी मौसर वो हो सकती हैं उस हवाले से जिस तरह तालिबान ने इनको रिजेक्ट कर दिया। माइकल कुगलमैन कहते हैं कि तालिबान की बात दुरुस्त ही है, इन सैंक्शंस का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि तालिबान के सिर्फ अमेरिका में बैंक अकाउंट्स या अमेरिकी जो कह लीजिए एंटिटीज़ हैं उनके साथ सिर्फ लिंक्स नहीं हैं, बल्कि अपनी जो इंसर्जेंसी है उसको फंड करने के उनके पास और बहुत से तरीके हैं जिसमें ख़ास तौर पर मनशियात का कारोबार शामिल है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पिछली सितंबर के बाद से अमेरिकी ओहदेदारों ने, अमेरिकी ख़ास तौर पर जो फ़ौज है उसने जो अफगानिस्तान में ड्रग ट्रेड है उसको भी बतौर ख़ास अटैक करना शुरू किया है। Michael, last but not the least, this sanctions document that came out yesterday, it had a lot of mention of Iran, and we see that Saudi Arabia was part of this coalition that imposed these sanctions. Why are we right now talking a lot about Iran when the focus has generally been on Pakistan and Afghanistan? Well, I think it is important to remember that Pakistan is not the only regional actor that provides levels of support to the Taliban. Iran has been, there's a fair amount of evidence to indicate that Iran has provided small arms support to Taliban operatives for a number of years. There's also evidence that Taliban fighters were even receiving training from Iranian intelligence officers, and that helped allow the Taliban to stage a successful offensive in the western province of Farah, which borders Iran. Mm-hmm. So, you know, Iran wants to make life difficult for the United States, and it can do that but by is it not providing also more. Larger? But do you see it also as possibly a larger effort by Saudi Arabia and the U.S. to put pressure on Iran in whatever way possible? Yes, of course. I mean, given the timing of what is happening here, I mean, there is perhaps some sort of effort on the part of the Saudis and the United States to push back against Iran. But this is not a new problem, this issue of Iran providing support to the Taliban. So we should not overstate the issue of timing. I think that there is a real problem here with Iran and its support for the Taliban. All right, so Michael Kugelman कहते हैं कि कल जो sanctions लगाई गई तालिबान एहलकारों के खिलाफ उनमें ईरान का जो बहुत ज़्यादा मेंशन किया गया है, ये एक नया मसला नहीं है। ईरान ने सपोर्ट प्रोवाइड की है माजी में भी अफगान तालिबान को। तो जहाँ तक सऊदी अरब और अमेरिका की एक लार्जर पॉलिसी है इस वक्त ईरान पे मजीद दबाव डालने की, वो अपनी जगह है। लेकिन कुगलमैन कहते हैं कि इसकी टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ईरान की तालिबान के लिए जो मदद है वो आज की बात नहीं है, वो भी एक पैरेलल मसला है जो एक अरसे से चला आ रहा है। Michael Kugelman from the Wilson Center was with us. Thank you very much for your time and insight. Thank you. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल से मुताल्लिक सऊदी वज़ारतों को हक़ाइक़ छुपाने की बदतरीन कोशिश करार दिया है, जबकि अमेरिका ने इस वाक़े में मुलव्वस कुछ सऊदी एहलकारों के खिलाफ अब पाबंदियां आयद करने का फैसला भी किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ का कहना है कि अमेरिका ने इस वाक़े के ज़िम्मेदार कुछ अफराद की निशानदही कर ली है और उनके अमेरिकी वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं और उन पर माली पाबंदियां आयद करने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में जारी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में अहम कारोबारी शख्सियात ने अगरचे खशोगी के कत्ल पर बतौर मजम्मत शिरकत नहीं की, इसके बावजूद सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ कम अज़ कम $50 अरब के मुआहदे पहले ही रोज़ तय कर लिए, जिनमें अमरीकी और सऊदी कंपनियों के दरमियान तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर के मुआहदे भी शामिल हैं। अमेरिकी हुकूमत को यमन की जंग में सऊदी अरब का साथ देने पर दबाव का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला ओहदेदार ने अब खबरदार किया है कि यमन में एक ऐसे कहत का खतरा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी भलाई के कामों की निगरानी करने वाले अंडर सेक्रेटरी मार्क लूकॉक ने सिक्योरिटी काउंसिल से यमन में तशद्दुद रोकने और इमदाद में इजाफा करने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत में चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े सैनिटेशन प्रोग्राम स्वच्छ भारत अभियान का असर देखने के लिए यूनिसेफ की एक टीम भारतीय रियासत यूपी के शहर वाराणसी पहुंची। वाराणसी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिटा फोर्ड ने यहीं के एक गांव का रुख किया। मसले की वजह से हम आपको यमन से मुताल्लिक रिपोर्ट नहीं दिखा पाए, लेकिन खबर आप जानते ही हैं
کہ اقوام متحدہ سے اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل کے سے کہ وہ یمن میں تشدد کو روکے، ورنہ ایک بہت برے قحط کا خدشہ ہے۔ اور دوسری جانب آج دنیا بھر میں پولیو کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان، افغانستان اور نائجیریا میں اب بھی یہ وائرس پایا جاتا ہے، تو آج پولیو ڈے کی مناسبت سے کچھ خصوصی مضامین اور انٹرویوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ اس وقت وسطی امریکی ملکوں سے تقریباً 7,000 افراد پر مشتمل جرائم پیشہ گروہوں اور معاشی بدحالی سے بچنے کے لیے امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان لوگوں کی اکثریت کا تعلق ہانڈورس سے ہے، جو گواٹیمالا اور اس کے بعد میکسیکو کی سرحد کراس کر کے امریکہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہزاروں کلومیٹر طویل سفر بچے اور بڑے کہیں پیدل، کہیں تیر کر اور کہیں لفٹ لے کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اس قافلے کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے چکے ہیں، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر جان بوجھ کر 6 نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے ایک بڑا سیاسی ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حال ہی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ باڑیں توڑتے ہوئے وسطی امریکہ کے ملک گواٹیمالا کی سرحد عبور کر کے میکسیکو پہنچے ہیں۔ شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو کی سرحد امریکہ سے جڑی ہے۔ ان میں سے اکثر افراد وسطی امریکہ ہی میں واقع ایک اور ملک ہانڈورس کے ہیں اور غربت اور تشدد سے بھاگ کر شمالی امریکہ میں سیاسی پناہ لینے کی امید رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تارکین کے ان قافلوں کو امریکی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے میکسیکو کو دھمکی دی ہے کہ اگر ان افراد کو نہ روکا گیا تو اس کی امداد ختم کرنے کے علاوہ فوجی کارروائی کرتے ہوئے اس کی سرحد کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ ادھر امریکہ میں نصف مدتی انتخابات سے محض چند ہفتے قبل تارکین وطن کے قافلے کے امریکہ کی جانب رواں دواں ہونے کی خبر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت گیر امیگریشن پالیسیوں کے حامی افراد کے لیے کسی سیاسی تحفے سے کم نہیں۔ اقوام متحدہ کا گول ہے کہ سال 2030 تک پوری دنیا میں سینیٹیشن کا نظام موجود ہو تاکہ لوگ کھلے آسمان تلے اپنی ضرورت پوری کرنے پر مجبور نہ رہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 90 کروڑ افراد کو بیت الخلاء یا ٹوائلٹ جیسی سہولت حاصل نہیں ہے، جبکہ بین الاقوامی فلاحی ادارے واٹر ایڈ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 8 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مناسب ٹوائلٹ ہے ہی نہیں۔ بھارت میں حکومت کا دعویٰ ہے کہ 2014 میں شروع ہونے والے سوچھ بھارت ابھیان یا صاف بھارت مشن کے تحت اب تک تقریباً 9 کروڑ ٹوائلٹ تعمیر کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ٹیم اسی کا جائزہ لینے حال ہی میں بھارت آئی۔ تفصیلات دے رہی ہیں رتل جوشی۔ بھارت میں چلنے والے دنیا کے سب سے بڑے سینیٹیشن پروگرام سوچھ بھارت ابھیان کا اثر دیکھنے کے لیے یونیسیف کی ایک ٹیم بھارتی ریاست یوپی کے شہر وارانسی پہنچی۔ وارانسی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی کانسٹیٹوئنسی ہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہینریٹا فورڈ نے یہیں کے ایک گاؤں کا رخ کیا۔ You have to find ways to reach 100% coverage. So being a nation that is open defecation free will take time, but the extraordinary progress in the last few years is remarkable. So getting more toilet facilities out in the rural areas as well as in the urban areas. بھارتی حکومت کے مطابق سوچھ بھارت ابھیان سے بھارت کے گاؤں میں سینیٹیشن کوریج گزشتہ 4 سالوں میں 40% سے بڑھ کر 92% ہو گئی ہے۔ اسکولز میں ٹوائلٹس کا استعمال کرنے اور ہاتھ دھونے جیسی باتوں پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کیٹاڑو ہوتا ہے تو وہی ہمارے منہ میں چلے تو ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھل لینا چاہیے۔ ہیبیچول جو چینج ہے وہ بڑی آسانی سے نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کو اویئر کیا گیا کہ آپ اپنے شوچالیہ کا پریوگ کریے، یدی آپ
ओपन डेफिकेट करते हैं तो आपको किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका एनवायरनमेंट किस तरह से गंदा होता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भी पाकिस्तान अप्रोचेस टू टोटल सैनिटेशन यानी पैट्स प्रोग्राम की वजह से अब सिर्फ 12% लोगों के पास ही टॉयलेट्स नहीं है। नेपाल में 30% आबादी के पास टॉयलेट्स नहीं है, लेकिन ये तादाद तेजी से कम हो रही है। श्रीलंका और मालदीव्स में तकरीबन हर घर में टॉयलेट हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी इस मसले के हल पर कुछ पेशरफ्त हुई है। Sri-Lanka, Bangladesh, they have excellent programs, and either because they've started earlier or because they started with low-cost community innovations, all of that they're excellent examples. जुनूबी एशिया में गंदे पानी और खराब सैनिटेशन की वजह से हर साल 1,77,000 बच्चे डायरिया से हलाक हो जाते हैं। 2030 तक खित्ते में मुकम्मल सैनिटेशन और सेफ पानी मुहैया कराने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, वाराणसी। और आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान में भी इस मसले से मुताल्लिक आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। म्यांमार से निकलने वाले रोहिंग्या की बड़ी अक्सरियत मुसलमान है, लेकिन बांग्लादेश में पनाह लेने वाले लाखों रोहिंग्या में तकरीबन 450 हिंदू भी हैं। बांग्लादेश आकर इन्हें वो मजहबी आज़ादी मिली है जिस पर म्यांमार की हुकूमत ने साल हर साल से पाबंदी लगा रखी थी। मजीद जानने के लिए चलते हैं बांग्लादेश के शहर कॉक्स बाजार, जहां रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों का कैंप कायम है। बांग्लादेश की हुकूमत की मदद से तकरीबन 450 रोहिंग्या हिंदुओं ने पहली बार दुर्गा पूजा मनाई। दुर्गा पूजा एक हिंदू त्यौहार है जिसमें दुर्गा देवी की एक शैतान के खिलाफ जंग में जीत का जश्न मनाया जाता है। रोहिंग्या हिंदुओं के मुताबिक म्यांमार हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदियों के बाइस वो अब से पहले कभी भी ये त्यौहार खुलेआम नहीं मना पाए थे। मैंने पिछले 10 बरस में दुर्गा पूजा नहीं की और हम कभी भी इसे प्रतिमा के सामने नहीं मना पाए। बांग्लादेश में इसे मनाना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। हम बगैर मूर्ति के अपने घरों में इसे मनाते थे क्योंकि इसे खुलेआम मनाने पर ममानियत थी। हजारों बंगाली हिंदुओं ने बांग्लादेश भर और कॉक्स बाजार में रंगारंग दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया। बांग्लादेश हुकूमत की मदद की वजह से रोहिंग्या हिंदू भी इस त्यौहार की एक खास तकरीब का हिस्सा बन पाए। मकामी हुकूमत के ओहदेदारों ने भी त्यौहार में शिरकत की और मकामी हुकूमत ने इस त्यौहार के लिए सिक्योरिटी भी फराहम की। बुरी ताकत ने रोहिंग्या को मुल्क बदर होने पर मजबूर कर दिया और वो वापस लौटना चाहते हैं क्योंकि कैंपों में उन्हें मुश्किलात का सामना है। बांग्लादेश की हुकूमत उन्हें मसले के बगैर वापस भेजने की कोशिश कर रही है। रोहिंग्या हिंदू पुर उम्मीद है कि एक दिन वो दुर्गा पूजा अपने मुल्क में आजादाना मना पाएंगे। मौसम हुसैन शकील के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। और अब चलते हैं यमन, जहां लड़ाई के बाइस बदतरीन कहत का खदशा फैलता जा रहा है। यमन में हुकूमत और होती बागियों के बीच जंग से जान बचाकर भागने वाले शहरियों को खुराक की शदीद कमी का सामना है। बच्चे फाकाजदगी की हद तक ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। कुछ इलाकों में बच्चे हैज़े और खुरनाक के मरज से मर रहे हैं। मेरी बेटी अचानक बीमार हो गई। हमने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन 2 रोज बाद वो मर गई। उसके दफनाने तक उसका भाई बीमार पड़ चुका था, जिसे हम सना लेकर गए कि शायद वहाँ उसे बचाया जा सके, लेकिन वो भी ना बच सका। अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला ओहदेदार ने सिक्योरिटी काउंसिल को आगाह करते हुए बताया है कि बहुत सी अमवात भूख के बाइस हो रही हैं। बहुत सी अमवात के बारे में मालूमात दस्तयाब नहीं। यमन में सेहत से मुंसलिक सिर्फ निस्फ सहूलियात काम कर रही हैं और दस्तयाब सहूलतें यमनी अवाम की अक्सरियत के लिए महंगी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्क लोकॉक के मुताबिक शदीद भूख और बीमारियों के बाइस 5 साल से कम उम्र के 130 यमनी बच्चे रोजाना हलाक हो रहे हैं और सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है। मेरा अंदाजा और आपको मशवरा है कि इस वक्त यमन में एक बड़े कहत का फौरी खतरा है, इतना बड़ा जिसे इस फील्ड में मौजूद किसी भी प्रोफेशनल ने अपनी पेशावराना जिंदगी में कभी नहीं देखा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यमन में 18 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। इनमें से 4 लाख में ग़िज़ाइयत की कमी की सतह इंतहाई खतरनाक है। मार्क लोकॉक के मुताबिक जंग न रुकने की सूरत में तमाम आबादी फाकाजदगी का शिकार हो सकती है, क्योंकि ग़िज़ाई इमदाद 3 करोड़ यमनी आवाम की ग़िज़ाई क़िल्लत दूर नहीं कर सकती। ज़िला तिसाहुक के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA।